तो चलिए, हम लोग का चल रहा था। एक मिनट। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन देख रहे थे। तो लॉज ऑफ मोशन में जो है, पहला लॉ हम लोगों ने कवर किया था। और पहला लॉ में जो बताया गया था, पहला लॉ में बताया गया था तीन चीजों के बारे में कि अगर मान लो किसी को मूव कराना है या किसी को रोकना है। ऐसा अभी तो नहीं है, कुछ कुछ बहादुर लोग होते थे हम लोग के समय में, चलता फैन भी रोक देते थे, हाथ से रोक देते थे। क्लास में ऐसा होता है, स्कूल कॉलेज वगैरह में। तो अगर किसी को रोकना भी है तो भी किस चीज का जरूरत पड़ेगा? तो किसी को चलना या अगर रोकना है तो नीड ऑफ फोर्स बताया गया कि फोर्स नाम की एक क्वांटिटी है जो कि अप्लाई करने से कोई चल सकता है या बदल सकता है। तो फोर्स का रिक्वायर्ड किसके लिए है? तो चेंज ऑफ स्टेट के लिए यह बात बोला गया। फिर यह बात बोला गया कि जब भी कभी भी चेंज ऑफ स्टेट होगा तो बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा, जो उसके जो चेंज किया जाएगा जिस बॉडी का, उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि ये अपोज करेगा हमेशा किसको? बॉडी अपोज करेगा हमेशा चेंज को। और वो प्रॉपर्टी जो चेंज को अपोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको नाम दिया गया क्या? उसको नाम दिया गया कि वो इनर्सिया ऐसा होता है। ठीक है। फिर बात बोला गया कि बॉडी के इनर्सिया का जो मेजरमेंट है वो क्वांटिटी है मास की कमिन, कि जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी के लिए उतना ज्यादा इनर्सिया होगा। तो थर्ड फैक्टर जो बोला गया कि फर्स्ट लॉ में फोर्स, इनर्सिया और मास, इन तीनों का नाम लिया गया और इन तीनों के बीच में वर्ड्स का क्या रिलेशन है ये बताया गया। देखिए, अब अगला जो बात हम लोगों को पढ़ना है कि एक क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, उसको बोला जाता है मोमेंटम। कि देखिए, मोमेंटम जो है वो रियल टाइम में किस बॉडी के पास कितना ताकत है वो उसके मोमेंटम से ही पता चलता है। मान लो अगर किसी ने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड से आके एक बॉल जो है वो किसी को हिट कर गया, ठीक है, और इसी 5 मीटर पर सेकेंड से आके एक ट्रक जो है किसी को हिट कर गया, तो दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ये ऐसा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड से। सिमिलरली अगर मान लीजिए स्पीड कम हो, और अगर मान लो अगर अगली बार देखे कि अगर वही बुलेट की बुलेट का स्पीड देखो, और एक मान लीजिए किसी को एक साइकिल हिट कर जाए, बुलेट का स्पीड देखो तो बुलेट और साइकिल दोनों में क्या होगा? सेम स्पीड रहने से बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। इसके वजह से क्या है? बुलेट मोर पावरफुल है। मान लो अगर एक बुलेट है वो आके किसी को स्ट्राइक करे 150 मीटर पर सेकेंड से, उसका मास कितना ज्यादा है? और ट्रक किसी को आके इस मान लीजिए इंपैक्ट करे 5 मीटर पर सेकेंड से, इतना ज्यादा ट्रक का मास होने के बावजूद बुलेट ज्यादा सीवियर होगा क्योंकि बुलेट का स्पीड ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई एक चीज अकेला तय नहीं कर सकता। कौन बॉडी वर्तमान में कितना पावरफुल है, वो उसका कितना मास है और इसका कितना वेलोसिटी है, दोनों के कंबाइन इफेक्ट से होता है। तो मोमेंटम नाम के क्वांटिटी को डिफाइन किया गया कि मोमेंटम नाम का क्वांटिटी जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी इसके बराबर होता है। इसी के आधार पे न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया था। कि न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला कि हम फोर्स को यहां पे मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फोर्स की जरूरत बताई गई, तो फोर्स के लिए मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या लिखा गया कि न्यूटन ने बोला कि द फोर्स, कि किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया फोर्स, कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली
proportional to the rate of change of momentum of the body। कि यहां पे इन्होंने बोला कि अगर देखो किसी बॉडी के ऊपर, ये स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी है वो u स्पीड से अभी मूव कर रहा था और उसका मास m के बराबर था। अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं इसका स्पीड बढ़ के भी हो जाएगा, मास m के बराबर ही रहेगा। तो न्यूटन ने यही बात बोला कि लगने वाला फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के रेट के बराबर होगा। चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब क्या है? तो इस बॉडी के पास देखिए कि इनिशियल मोमेंटम तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, भाई आज का वेलोसिटी और आज का मोमेंटम वो निर्धारित करेगा। बॉडी का फाइनल मोमेंटम जो है वो मास इनटू बॉडी का फाइनल वेलोसिटी। जहां कहीं भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी लगता है वहां पे एक कांस्टेंट आता है। तो यहां से देखिए फोर्स इक्वल टू के इंटू डेल्टा पी की जगह क्या लिखा जा सकता है? सबसे पहले मास इंटू, अगर मान लो कोई पूछेगा भाई डेल्टा पी था कितना, कितना से मोमेंटम बदला, तो डेल्टा पी मतलब किसी भी चीज में फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो एम भी माइनस एम यू, यही तो चेंज इन मोमेंटम है। तो m इंटू भी माइनस एम इंटू यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इसके बराबर। यहां से क्या लिखा गया कि k इंटू, यहां पे m को देखिए अगर कॉमन कर लिया जाए तो m इंटू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो F इक्वल टू के इंटू, अगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद कीजिएगा तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाई टी। तो यहां पे यही तो टर्म है। तो F इक्वल टू किसके बराबर आया? KMA इसके बराबर आया। फिर क्या माना गया कि अगर मास हो जाए बॉडी का 1 kg और बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसे फोर्स को बोला गया F इक्वल टू किसके बराबर? 1 न्यूटन के बराबर। कि जिस बॉडी का मास 1 kg है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, अगर उस समय के फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाए, यहां से K इक्वल टू 1 आ गया। और यही है अपना फेमस जो अपना फोर्स का वैल्यू, कि किसी बॉडी पे एक्ट करने वाले फोर्स का वैल्यू क्या होगा? F इक्वल टू ma इसके बराबर होगा। कि पहला लॉ क्या था? फोर्स को डिफाइन कर रहा था कि फोर्स लगेगा तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा, फोर्स लगेगा तो बॉडी स्लो या फास्ट होगी। कि इंजन के फोर्स से गाड़ी तेज हो जाता है, ब्रेक के फोर्स से गाड़ी स्लो हो जाता है। तो फोर्स का जरूरत और फोर्स का इफेक्ट, फोर्स का शब्दों में डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से मिलता है, और सेकेंड लॉ हम लोगों को फोर्स का मैथमेटिकल क्या देता है? फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर 2 बॉडी है, तो अब हम लोग खुद देख सकते हैं कि मान लो एक बॉडी है, इसका मास है 5 kg और इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई किया गया 20 न्यूटन का, और दूसरा बॉडी है, इसका मास है 10 kg और इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई किया गया है 20 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन जो है, यही बात हम लोग शुरू में भी बोले थे कि फोर्स का इफेक्ट क्या है? फोर्स के वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, इसका स्पीड बदलना शुरू करता है। तो पहला वाले एक्सेलरेशन में देखिए कि फोर्स डिवाइडेड बाय m1, तो इसके लिए एक्सेलरेशन देखो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सिमिलरली दूसरा वाले के लिए देखिएगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय m2, तो इसके लिए एक्सेलरेशन देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो
तो ये बात तो हम लोग शुरू में ही बोलते थे कि जिसका ज्यादा मास है, देखिए यहां पे m क्या है, सेकंड वाले में ज्यादा है, तो ज्यादा मास होने के वजह से क्या है, इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से अपोजिशन क्या है, ज्यादा है, उसके वजह से देखो क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कम है कि इसका मास ज्यादा था, ये ज्यादा विरोध किया, सेम फोर्स लगा, एक्सेलरेशन कम हुआ। यहां पे देखिए तो मास कम है, इसके वजह से इनर्शिया कम है, उसके रिलेटिव इनर्शिया कम है, मतलब क्या है, यहां पे विरोध कम है, ऑपोजिशन कम है। अगर विरोध कम है तो देखो क्या है, एक्सेलरेशन ज्यादा है। इसीलिए बोला गया कि मान लीजिए किसी स्मॉल चीज को यहां रखा, रिमोट या माउस को मूव कराना आसान है क्योंकि उसका मास लेस है, बट टेबल या चेयर को मूव कराना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। इसके तुलना में और कोई हेवियर बॉडी लिया जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ को ऐसे ही याद रखना है। पहला बात ये, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, की के तो 1 हो ही गया कि फोर्स किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। कैलकुलस में क्या होता है, कभी कभी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को डीपी बाई डी लिखा जाता है, कि ऐसे भी फोर्स को लिखा जाता है। और इनके मदद से फाइनली क्या एक्सप्रेशन लाया गया कि फोर्स का इफेक्ट है आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, तो F इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला यहां से डेराइव करके लाया गया। अब आगे अगर और हम लोग समझे तो आगे देखिए क्या है कि आगे हम लोगों को समझना है, तो ये बड़ा ही फिलोसफिकल लॉ है कि थर्ड लॉ के बारे में लोग बोलते हैं कि एवरीडे में भी लोग बोल देते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब एक्शन और रिएक्शन होता क्या है उसको समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट सभी लोग जानते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि क्या बोला जा रहा है कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। तो ये एक्शन और रिएक्शन क्या है, देखिए समझने का कोशिश करते हैं। क्या बोला जाता है कि फोर्स नेवर एग्जिस्ट अलोन, फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। हाँ सही बात है, दुनिया में कभी भी कोई भी फोर्स जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमेशा जो होगा फोर्स का संख्या 2 होगा, उसी में से किसी एक फोर्स को नाम दे दिया जाता है एक्शन और दूसरे फोर्स को नाम दे दिया जाता है रिएक्शन। कि फोर्स अकेला नहीं हो सकता। कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पे मान लो ये हम लोगों का प्लैनेट अर्थ है और यहां पे कोई बॉडी रखा गया है, तो ये हम लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इस बॉडी के ऊपर अर्थ फोर्स लगाता है, इस बॉडी के ऊपर अर्थ फोर्स लगाता है, तो अर्थ के ऊपर भी बॉडी फोर्स लगाएगा। यही इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। जैसे देखिए यहां पे अगर मैं हाथ रख के इस दीवार को दबा रहा हूं, तो एक फोर्स मैं लगा रहा हूं, मेरे हाथ के द्वारा इस दीवार पे लगाया जा रहा है, तो दीवार भी मेरे हाथों पे फोर्स लगा रहा है। कि मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ग्राउंड पे रखा गया है, ठीक है, अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो यहां पे देखिए क्या होगा, एक फोर्स ग्राउंड से ऑब्जेक्ट में काम कर रहा है, तो एक फोर्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ग्राउंड की ओर काम करेगा। अगर एक एक्शन है तो पक्का दूसरा रिएक्शन होगा। मान लो यहां पे एक प्लस क्यू नाम का चार्ज रखा हुआ है, अभी +2 पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। यहां पे माइनस क्यू नाम का चार्ज रखा होगा, तो प्लस क्यू को देखो माइनस क्यू बुलाता है, तो ये एक्शन है,
तो उसके जवाब में क्या होगा, एक इक्वल रिएक्शन होगा। तो दोनों का वैल्यू देखिए बराबर है कि जितना फोर्स से अर्थ खींचा उतना ही फोर्स से अर्थ को भी खींचा, जितना फोर्स से इसने ग्राउंड को दबाया उतना ही जवाब ग्राउंड ने क्या किया, उतना ही जवाब ग्राउंड ने इसको भी दिया। जितना फोर्स से प्लस वाले माइनस को बोला मेरे पास आओ, उतना से ही क्या हुआ, माइनस वाला प्लस को बोला मेरे पास आओ। तो वैल्यू हर जगह बराबर है, लेकिन डायरेक्शन देखो उल्टा है कि ये अगर इसको इधर बुला रहा है तो ये बोल रहा है तुम इधर आ जाओ, ये इसको ऐसे दबाया तो इधर से इसको ऐसे मिला, धरती इसको ऐसे खींचा तो धरती को ये ऐसे खींचा। तो तीसरा बात क्या होता है, अभी फोर्स एनालिसिस में आप देखोगे कि क्या बोला जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन forces always acts on different bodies। कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन और रिएक्शन एक पे ही काम करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कि यहां पे देखो किसी एक को अगर आप एक्शन बोलते हो कि धरती ने जो लगाया वो एक्शन है, तो अपना जो मास था, जो मान लीजिए फुटबॉल था, उसके ऊपर अगर एक्शन लगा है तो धरती के ऊपर रिएक्शन लगा है। यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है, तो बॉक्स ने अगर धरती को दबाया, ये अगर एक्शन है तो उसके जवाब में देखिए यहां पे रिएक्शन है। कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडीज पे नहीं होता है, एक्शन कहीं और काम करेगा, रिएक्शन कहीं और काम करेगा। मान लीजिए यहीं पे देखिए, तो यहां पे अगर इसको आप एक्शन मानते हैं कि प्लस वाले माइनस को खींच लिया, तो रिएक्शन देखिए दूसरा बॉडी पे है। तो पहला बात ये कि फोर्स कभी अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। जहां कहीं भी एक्शन होगा उसके जवाब में रिएक्शन होगा, और एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट बॉडी पे काम करता है। जैसे मैंने बोला कि अगर दीवार को दबा दूं, तो मैंने अगर एक्शन फोर्स अप्लाई किया है तो दीवार जो अप्लाई करेगा मेरे ऊपर वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। तो तीसरा लॉ ऑफ मोशन इसी बात को डिफाइन करता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है, और जो वैल्यू में इक्वल है कि ये भी एफ है तो ये भी एफ है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए यही तीन लॉ ऑफ मोशन जो है वो दुनिया में कहीं भी मोशन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये तीन लॉ ऑफ मोशन सफिशिएंट है कि ये आराम से बता सकते हैं सभी प्रकार के मोशन को। तो उसको समझने के लिए हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दो चीज का। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर टाइप ऑफ फोर्सेस को समझेंगे। देखो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यह होता है कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, then the body is said to be in the state of equilibrium। देखिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जो है उसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, ठीक है, कि मान लो किसी बॉडी के ऊपर 5 फोर्स काम कर रहा है, ये F1 ऐसे काम कर रहा है, F2 ऐसे काम कर रहा है, तो हम लोग तो जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि लगने वाले फोर्सेस का सभी के कंपोनेंट का सम, कि ये लोग आपस में एक दूसरे को कैंसल कर दे रहे हैं, कि इन सब का एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कि इसको तोड़ के तो सबका एक्स में सम और अगर सबका वाई में सम, ये मिला के 0 हो जाए, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं,
ऐसे में बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है, या तो ऐसा हो गया। फिर क्या होगा, अगला बात कि अगर मान लो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, एफ नेट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में जो आपका नेट फोर्स होना चाहिए वो मास इनटू एक्सेलरेशन इसके बराबर होना चाहिए। तो ऐसा बॉडी क्या करेगा, तो ऐसा बॉडी जो होगा वो मोशन में होगा। कि बॉडी जैसे मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, ब्लैक बोर्ड इक्विलिब्रियम में इसीलिए है कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। कि नेट फोर्स के 0 होने का मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर नेट फोर्स 0 ना हो तो नेट फोर्स किसके बराबर, ma के बराबर होना चाहिए, ये तो न्यूटन ने बोला ही है। और बॉडी क्या होगा, इन द मोशन रहेगा। देखिए अगर फिजिक्स का स्टडी को समझा जाए तो फिजिक्स में थ्रो आउट द फिजिक्स हम लोग और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं केवल और केवल फोर्सेस के बारे में, जिसका शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं कि सम इंपोर्टेंट फोर्सेस इन क्या, इन फिजिक्स। कि फिजिक्स में कुछ कुछ इंपोर्टेंट फोर्स का से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाता है फोर्सेज की संख्या बढ़ती चली जाती है। देखिए अगर हम लोग का स्टडी कहां पे हो रहा है, तो हम लोगों का स्टडी धरती पे हो रहा है। तो पहला इंपोर्टेंट फोर्स जो है वो है वेट। कि वेट जो है वो हर बॉडी के ऊपर जब कभी भी फोर्स एनालिसिस होगा, वेट नाम का फोर्स ऑलवेज काम कर रहा होगा। तो यहां पे अगर बात किया जाए वैल्यू का, तो हम लोग जानते हैं दुनिया में सभी बॉडी के ऊपर धरती एक फोर्स लगाती है। और इसका अगर डायरेक्शन का बात किया जाए तो फोर्स एनालिसिस में एक फोर्स जिसका डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स रहता है वो है वेट। वो कैसे काम करता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। कि दुनिया में जो कोई भी बॉडी है जिसका मान लीजिए अगर m मास है, तो m मास की वजह से बॉडी का जो वेट होगा ये फोर्स mg बोल के एग्जिस्ट करेगी ऑलवेज। कि पहला फोर्स वेट है, कोई सा भी चीज हो जाए ये फोर्स तो काम करना ही करना है। तो पहला फोर्स वेट बहुत ही सिंपल, जिसका मास m है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये फोर्स के बारे में जानते हैं। देखिए दूसरा फोर्स से थोड़ा परंपरा समझना पड़ेगा। तो दूसरा फोर्स जो है उसको नाम दिया जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां पे आता है सबसे पहले समझते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आता है उसका जो जगह है वो है कांटेक्ट सरफेस। कि जहां कहीं भी कांटेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा। जहां कहीं भी कांटेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा। एक्ट्स क्या, एक्ट्स इनटू द बॉडी। जहां कहीं भी अगर अभी हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो उस बात को देखेंगे। देखो मान लीजिए अब मैं एक फोर्स का नाम लेता हूं, एक्ट्स इनटू द बॉडी फ्रॉम द कांटेक्ट सरफेस। कि जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे बार बार बोला जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का, डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए अगर ये इस तरीके से कोई बॉडी है जिसका मास है 3 kg और ऐसे ये रेस्ट कर रहा है, तो एफबीडी बनाने का क्या मतलब होता है कि इस बॉडी को उठा के हवा में फ्री कर दो। हवा में फ्री कर दो तो ये बॉडी देखिए, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी। कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हुआ, इस बॉडी को हवा में फ्री कर दो। तो अभी तक अब 2 फोर्स तो पढ़ लिया। 2 फोर्स में देखिए पहला फोर्स, दुनिया में कोई सा भी बॉडी हो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, वो उसके वेट के बराबर होगा। तो पहला फोर्स देखिए वेट mg के बराबर होगा।
तो ये 3 इंटू जी का वैल्यू 10, देखिए 30 न्यूटन के बराबर धरती इसको खींच रहा है। अब देखो दूसरा बात क्या बोला गया, ये फोर्स हमेशा होगा वेट का फोर्स, इसके जवाब में कौन लगेगा, तो इसके जवाब में देखो जहां कहीं कांटेक्ट है, जहां कहीं कांटेक्ट है वहां से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इनटू द बॉडी काम करता है, फ्रॉम द कांटेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी। अब देखो अब यहां पे ये इसका एफबीडी बन गया, तो एफबीडी में क्या परंपरा होती है, एफबीडी में परंपरा होती है सभी फोर्सेज को सेंटर पे लाने के लिए। तो यहां पे देखिए वेट नीचे की ओर काम कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन को देखो ऊपर की ओर काम कर रहा है। अगर हम लोग जानते हैं कि भाई अगर इसके ऊपर लाके एक चीज को रख दे तो ये अंदर तो नहीं धंस रहा है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है, इक्विलिब्रियम में रहने का एक ही क्राइटेरिया है कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, वेट के बराबर हो जाए। सोच के ही लगता है कि भाई ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, वेट नीचे की ओर, ऊपर की ओर ये 50 न्यूटन तो ये नीचे की ओर 50 न्यूटन, तो यहां से देखिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg इक्वल टू 30 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। तो पहला चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला चीज हम लोग देख रहे हैं कि एक फोर्स वेट हमेशा काम करेगा। दूसरा फोर्स कौन सा देखा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगा, फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं और नॉर्मल रिएक्शन निकाल के बताइए। चलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 2 ब्लॉक्स, कुछ आवाज हो रही क्या, अच्छा इधर आवाज हो रहा था। 2 blocks rests on each other as shown in the figure, then थोड़ा एफबीडी भी सीख लेंगे, थोड़ा एक्शन रिएक्शन भी सीख लेंगे। कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शंस एट द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। फिर ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो नीट में आते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 केजी और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 10 केजी, और ये रहा हम लोगों का क्या, ग्राउंड। देखो क्या बोला गया है, सबके लिए सबसे पहले मैं एफबीडी बना देता हूं। तो देखो जितना कांटेक्ट रहेगा उतना नॉर्मल रिएक्शन की संख्या होगी। जैसे जितना कांटेक्ट होगा, पहला कांटेक्ट देखो यहां पे, तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन को मैंने N1 माना कि पहला कांटेक्ट यहां पे, तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन को मैंने N1 माना। पहला कांटेक्ट अगर इसको मानता हूं कि ये दोनों कांटेक्ट में है, दूसरा कांटेक्ट यहां पे है तो यहां के नॉर्मल रिएक्शन को मैंने N2 माना। देखिए अब यहां से समझिए, अगर इस मास को मैं M1 बोलूं और इसको मैं M2 बोलूं तो एफबीडी बनाने का क्या मतलब होता है कि M1 को पकड़ के हवा में ऐसे रख लिया गया, M1 ऐसे हवा में है। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखिए, तो दुनिया में कोई सा भी बॉडी हो उसके ऊपर एक फोर्स जो काम करता है वो काम करता है आपका वेट। तो पहले वाले मास के कारण उसका वेट, उसका मास देखो नीचे की ओर, वेट में कोई समस्या नहीं है। अब देखो जो M1 है जो 5 केजी का है, उसके ऊपर जो दूसरा फोर्स काम करना चाहिए
फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, तो नॉर्मल रिएक्शन देखिए N1 ऐसे काम करेगा। तो 5 kg के लिए अगर आप कंप्लीट FBD बनाएंगे तो क्या बोला जाता है, सबको सेंटर पे लाओ। तो सेंटर से W1 नीचे की ओर है, तो W1 देखिए नीचे की ओर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन N1 देखिए ऊपर की ओर है, हो गया, पहला बॉडी का इक्विलिब्रियम बन गया। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम है कि ऐसे तो रहता ही है, एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक धसा हुआ तो नहीं जा रहा है, तो एफ नेट 0 होना है तो कैसे हो सकता है, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स नीचे की ओर लगने वाले फोर्स अगर दोनों बराबर होंगे तभी तो एफ नेट 0 होगा। कि 10 उधर से एक आदमी रस्सी पकड़ के खींचा, इधर से एक, दोनों बराबर थे, एफ नेट 0 हो गया। N1 इक्वल टू देखिए M1 इंटू जी, M1 का वैल्यू 5 के बराबर, G का वैल्यू 10 के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन पहला कॉन्टेक्ट सरफेस पे 50 न्यूटन का आया कि यहां पे ये इसका FBD ऐसे बना, इसका ये मतलब। चलिए दूसरा देखते हैं। देखो याद रखो, एक्शन रिएक्शन भी अब समझ में आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। देखो अब दूसरे का FBD बना रहे हैं तो एक फोर्स जो इसके ऊपर हमेशा काम करेगा, तो एक फोर्स जो काम करता है दुनिया में हर किसी के ऊपर, ये उसका वेट होता है। देखिए एक फोर्स वेट का जो है वो हमेशा काम किया तो इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये बंदा जो दूसरा वाला है दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो ये कॉन्टेक्ट सरफेस का रिएक्शन N1 है, तो डायरेक्शन के लिए बहुत बार बोल रहे हैं, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, कि फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी। तो फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए N1 ऐसे काम करना चाहिए। यही नॉर्मल रिएक्शन, ये है कॉन्टेक्ट, यही नॉर्मल रिएक्शन पहले वाले पे देखो ऊपर की ओर काम कर रहा है, फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी। नीचे वाले के लिए देखो फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, तो N1 ऐसे काम किया। अब देखिए ये दूसरा वाला कॉन्टेक्ट सरफेस, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इनटू द बॉडी, यहां से नॉर्मल रिएक्शन देखिए इनटू द बॉडी, N2 ऐसे काम करेगा, इसका भी FBD बन गया। अब हम लोगों का परंपरा क्या है, सबको सेंटर पे लाने का, तो सबको सेंटर पे लाते हैं। देखो नीचे की ओर कौन कौन, जो फोर्सेज एक डायरेक्शन में होते हैं वो लोग भाई भाई हुए कि वो एक डायरेक्शन वाले हैं। तो नीचे की ओर देखो एक अपना W2 की वेट तो हमेशा नीचे की ओर, यहां का नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे की ओर, तो ये N1 इसके बराबर। ऊपर की ओर कौन है, तो ऊपर की ओर देखिए यहां से काम कर रहा है N2, तो N2 देखो ऊपर की ओर है। यहां से कोई पूछेगा कि भाई निकाल के बताइए नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां पे फिर से अगर इक्विलिब्रियम होना है तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट 0 के बराबर होगा। 0 होने के लिए क्या कंडीशन है कि ऊपर की ओर जो अकेला आदमी है N2 ये इतना बलवान हो जाए कि नीचे की ओर जो दो दो आदमी है N1 प्लस W2 इन दोनों को बैलेंस कर दे। तो N2 अगर N1 प्लस W2 दोनों को बैलेंस कर रहा है तो N1 का वैल्यू देखिए किसके बराबर है, N1 का वैल्यू आप निकाल के रखे हुए हो 50 के बराबर। W2 तो इसका वेट तो पता ही है 10 kg का है M2, तो W2 तो निकाल ही सकते हैं 10 इंटू किसके बराबर, 10 के बराबर M इंटू जी। यहां से देखिए W2 का मतलब M2 इंटू जी, यहां से देखिए नॉर्मल रिएक्शन 150 न्यूटन के बराबर यहां पे हुआ। अब तीसरे का निकालना है, तीसरे पे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए ये है ग्राउंड, तो फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, देखो ग्राउंड को कैसा नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा, ऐसा मिल रहा होगा। तो यही बात तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन, देखो
ये वाला इसके ऊपर बोला इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाओ, तो ये बोला हम भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। देखिए ऊपर की ओर एक्शन है तो जवाब में नीचे की ओर रिएक्शन ऐसा N1 है। सिमिलरली ये ग्राउंड इसको बोला कि हम तुमको लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, तो ये ग्राउंड को बोला हम भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन। देखिए एक्शन रिएक्शन भी सेटिस्फाई है। जिस बॉडी का एनालिसिस कर रहे होंगे केवल और केवल उस पे फोकस रखना है, बाकी सबको भूल जाना है, केवल और केवल उस पे फोकस रखते हुए। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं नॉर्मल रिएक्शन निकालने का। अब की बार 3 सरफेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार सीख गए तो सभी जगह का नॉर्मल रिएक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब की बार देखिए M1 इक्वल टू 2 kg, उसके नीचे रखा गया है एक M2 नाम का मास, M2 इक्वल टू है 4 kg, और सबसे नीचे रखा गया है एक M3 नाम का मास, M3 इक्वल टू है 6 kg। आपसे पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल 3 कॉन्टेक्ट सरफेस की बताइए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। चलिए देखते हैं। देखो अभी हम लोग जब बनाना शुरू करेंगे तो नाम ले देते हैं। चलिए इसको मैंने बोला कि ये पहला कांटेक्ट है, 2 लोग मिल रहे हैं, कांटेक्ट सरफेस नंबर 1। यह है दूसरा वाला कांटेक्ट, तो कांटेक्ट सरफेस नंबर 2। यह है ग्राउंड और तीसरे ब्लॉक में तो तीसरा कांटेक्ट सरफेस ये ऐसा हो गया। पहला कांटेक्ट सरफेस पे ये बात तय है कि ये इस पे रिएक्शन तो वो उस पे रिएक्शन। दूसरा कांटेक्ट सरफेस पे N2 ये बात तय है कि ये इस पे तो वो उस पे हो गया। तीसरा कांटेक्ट सरफेस पे N3 कि ये इस पे तो वो उस पे। ये देखिए आपका क्या हो गया, तीनों कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन मैंने ऐसा लिख दिया। अब FBD बनाना मैंने शुरू किया तो सबसे पहले देखिए किसका FBD बनाया गया। सबसे पहले बोला चलो 2 kg का ही बनाते हैं क्योंकि वहां पे 2 ही फोर्स है, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो एक बात तय है कि एक फोर्स जिसमें कोई समस्या नहीं है, हर चीज के पास वेट है, धरती से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो वेट इक्वल टू M1 इंटू जी इसके बराबर ऐसा होगा। अब देखो अब इसको एनालिसिस कर रहे हैं, सब भूल जाइए, बस इसको देखिए। फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, देखिए नॉर्मल रिएक्शन N1 ऐसे काम करना चाहिए पहला वाले पे। फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, जिसको FBD बनाना आ गया फिजिक्स में, उसका आधा काम खत्म हो गया। पूरा थ्रो आउट द फिजिक्स FBD बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहां पे देखिए सेंटर पे ले आइए। अब ऐसे भी सोच सकते हैं, हर बार सेंटर पे लाने की जरूरत नहीं है कि वेट नीचे नॉर्मल ऊपर दोनों बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो W1 नीचे की ओर, N1 ऊपर की ओर। अगर F नेट को होना है 0 तो हर हाल में नॉर्मल रिएक्शन 1 और वेट 1 बराबर होंगे। जितना ऊपर खींचा उतना ही नीचे खींचे तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो N1 इक्वल टू W1, W1 इक्वल टू M1G इक्वल टू 2 इंटू 10। देखिए पहला नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल चुके हैं। चलिए अब किसका FBD बनाते हैं, तो दूसरे वाले का FBD बनाते हैं, M2 वाले का। तो अगर M2 वाले का FBD बनाना शुरू करेंगे तो यहां पे देखिए सबसे पहले एक चीज जिसमें कोई दिक्कत नहीं है वो है कि अगर ये M2 नाम का मास है तो उसके ऊपर W2 इक्वल टू M2 इंटू जी ऐसे काम करना ही करना है। अब इससे आगे बढ़ो तो देखो ये बंदा 2-2 कांटेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डायरेक्शन के समय सिर्फ इसको देखो और किसी को मत देखो। 4 kg वाले पे देखो, फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, तो फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी देखिए पहला नॉर्मल रिएक्शन N1 ऐसे आना चाहिए कि फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, तो ये कॉन्टेक्ट है, यहां से इनटू द बॉडी N1 ऐसा आया। देखो यहां कॉन्टेक्ट है तो फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस
इनटू द बॉडी N2 ऐसा आया। फोर्सेस को अगर इकट्ठा करोगे तो देखो नीचे की ओर दो लोग हैं, नीचे की ओर दो लोग कौन है, W2 नीचे की ओर है और N1 नीचे की ओर है, और ऊपर की ओर यहां से देखो N2 है, ये N2 आपका ऊपर की ओर है। अब अगर फिर से इक्विलिब्रियम होना है तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में तभी है इधर से कोई खींचे उधर से कोई खींचे दोनों बराबर हो। इधर से दो आदमी खींचे उसके बराबर हो सकता है, कोई अकेला उधर वाला हो, तो ऐसा ही तो हो रहा है कि जो N2 है वो अकेला काफी है किसके लिए, N1 प्लस W2 के लिए, N1 प्लस M2 इंटू जी के लिए। N1 का वैल्यू आप जान के निकाल के रखे हुए हो 20 के बराबर, M2 इंटू जी तो M2 इंटू जी तो M2 है 4 के बराबर, तो 4 इंटू 10। देखो दूसरा नॉर्मल रिएक्शन N2 भी निकल चुका है, N2 का वैल्यू किसके बराबर, 60 न्यूटन के बराबर ऐसा आ गया। तो यही बात आपसे बोला जा रहा है कि बस एकदम एनालिसिस करते वक्त नॉर्मल रिएक्शन के बारे में जो बोला गया कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक पुशिंग फोर्स होता है, वो हमेशा क्या कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है, बॉडी के अंदर की ओर होता है, इनटू द बॉडी होता है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए एक जगह और बचा हुआ है उसको भी निकाल देते हैं। तीसरा के लिए देखिए तो तीसरा वाला बॉडी का मास कितना के बराबर है, तो तीसरा वाला बॉडी के लिए देखिए तो इसका अगर हम लोग FBD बनाते हैं इस 6 kg वाले के लिए कि M3 के लिए अगर FBD बनाया जा रहा है, तो अब देखो एक फोर्स जिसके बारे में सोचना नहीं है वो है अपना W3 कि W3 तो हमेशा नीचे की ओर रहना ही है, वेट का काम अब आप देख रहे हैं बहुत आसान है। देखो ये एक कांटेक्ट है, तो फ्रॉम द कांटेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, देखिए नॉर्मल रिएक्शन M3 ऐसे काम करेगा। सिमिलरली यहां भी कांटेक्ट है, फ्रॉम द कांटेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी, देखिए N2 ऐसे काम करेगा। जो हम लोगों का टेक्निक था कि एक जगह लेके आओ, अगर FBD एक बार बन गया तो ऐसे भी बोल सकते हो कि नीचे की ओर जितने लोग थे तो देखिए वेट 3 नीचे की ओर लग रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N2 नीचे की ओर लग रहा है और एकमात्र चीज ऊपर की ओर लग रहा है वो है N3। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि वेट 3 मतलब M3 इंटू जी मतलब 6 इंटू 10 60 न्यूटन के बराबर। फिर से वही बात कि ऊपर की ओर लगने वाला कौन सा अकेला N3 किन दो लोगों को देख लेगा, N2 प्लस W3 के लिए अकेला काफी होगा। N2 निकाल के रखे हुए हैं 60 प्लस W3 60, देखिए कुल नॉर्मल रिएक्शन 120 न्यूटन का हो गया। तो यहां पे यही बात बोला जा रहा है कि जितना कांटेक्ट सरफेस उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन। 3 कांटेक्ट है 3 नॉर्मल रिएक्शन, जहां 2 कांटेक्ट था 2 नॉर्मल रिएक्शन। और सभी केसेस में क्या बोले कि जिसको पकड़ के लाएं इसको लाएं FBD बनाए, हाँ इसका वेट नीचे फ्रॉम द कांटेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, इसको पकड़ के लाएं 2 जगह पार्टिसिपेट कर रहा है। सबसे पहले इसका क्या हो गया, वेट नीचे, ये वाला कांटेक्ट से इनटू द बॉडी, तो ये वाला कांटेक्ट से इनटू द बॉडी कि नॉर्मल रिएक्शन जिस बॉडी को पकड़ के रखा है उसी पे डिपेंड करता है। सिमिलरली तीसरा के लिए किया गया। और एक्शन रिएक्शन ऑलवेज सेटिस्फाई है, देखिए इसको ऊपर की ओर एक्शन नीचे की ओर रिएक्शन। सिमिलर बात N2 के लिए ऊपर एक्शन तो नीचे रिएक्शन। N3 के लिए ग्राउंड बना दोगे तो ग्राउंड पे N3 कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। 3 बात याद रखना है, जहां कहीं कांटेक्ट वहां पे नॉर्मल रिएक्शन। अगला बात क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ऑलवेज काम करता है फ्रॉम द कांटेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी। चलिए आगे काम आएगा, अभी तो पहला बार देख रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन आगे भी जरूरत पड़ते रहेगा। तीसरा टाइप ऑफ फोर्स देखिए, तीसरा टाइप ऑफ फोर्स जो बेसिक तीनों फोर्स का प्रॉब्लम शुरू करेंगे वो है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स किसमें काम करता है, देखो टेंशन फोर्स जो काम करता है
वो काम करता है स्ट्रिंग, जहां स्ट्रिंग हो, रोप हो, केबल हो, इन सब में क्या आता है, इन सब के अंदर में डेवलप होता है क्या, इन सब के अंदर में डेवलप होता है टेंशन। कैसे, देखिए, मान लो इसका पहला बात तो ये हो गया, दूसरा बात कि ये इसमें डेवलप होगा और इसका डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन का ठीक उल्टा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज इनटू द बॉडी, तो ये जो टेंशन होगा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, कि जो टेंशन फोर्स होगा वो हमेशा बॉडी से दूर की ओर काम करेगा, किधर, टुवार्ड्स द स्ट्रिंग, कि हमेशा बॉडी से दूर टुवार्ड्स द स्ट्रिंग काम करेगा। कैसे, समझने का कोशिश करते हैं। देखो, इस तरीके से हम लोग देखते हैं सामान्य दिनों में कि किसी के घर में एक मांस को ऐसे टांग दिया जाए रस्सी से, वो टिका हुआ रहेगा। तो ये क्यों टिका हुआ है? अगर मान लो इसका मैं बोलूं आपको एफबीडी बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? बोलोगे सबसे पहले एक फोर्स जो दुनिया में फिक्स है, वो फोर्स क्या काम करता है, वो है वेट, कि वेट इक्वल टू mg, ऐसे काम करेगा। तो अगर इस तरीके से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक फोर्स और काम करेगा अवे फ्रॉम बॉडी, कि बॉडी से दूर की ओर, देखो नॉर्मल अंदर की ओर, बॉडी जहां कांटेक्ट में है अंदर की ओर, यहां पे देखो दूसरा फोर्स काम करेगा टेंशन दूर की ओर। कि हवा में अकेले कैसे इक्विलिब्रियम में रह जाए, हवा में कोई चीज को हवा में छोड़ दो तो वो नीचे क्यों चला जाता है, अपने वेट की वजह से, कि भाई उसके पास वेट है, अगर इसको अभी हवा में छोड़ दूं तो गिर जाएगा, क्योंकि एक फोर्स काम कर रहा है, एफ नेट जीरो नहीं है। इसी को एक धागा से बांध लूं और फिर इसमें चिपका दूं तो ये यहां पे टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि तब जो नीचे की ओर वेट काम कर रहा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो उसको टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो एफ नेट इक्वल टू जीरो है। तो जीरो कब हो सकता है? जब ऊपर की ओर काम करने वाला फोर्स और नीचे की ओर काम करने वाला फोर्स बराबर हो। मान लीजिए कहीं पे कोई हमको दे रखा है कि m इक्वल टू 2 kg, ऐसा कोई मान लीजिए क्या है, ऐसा कोई मान लीजिए बॉडी है जो हवा में हैंग कर रहा है, तो इसका कोई बोलेगा एफबीडी बनाओ। तो अब देखिए, जैसे पहले बोला कि एक फोर्स तो है ही जो धरती पे आ गया, उसके ऊपर एक फोर्स है वेट इक्वल टू mg, तो 2 इंटू 10 मतलब 20 न्यूटन के बराबर वेट काम कर रहा है। अगर कहीं कांटेक्ट में होता किसी सरफेस के साथ तो नॉर्मल रिएक्शन काम करता परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट, क्या, इनटू द बॉडी, बट यहां पे कांटेक्ट में नहीं है, इस तरीके से बांधा हुआ है स्ट्रिंग से। तो यहां से देखिए टेंशन, तो टेंशन T इक्वल टू किसके बराबर, वेट के बराबर इक्वल टू mg। तो टेंशन का वैल्यू देखो 20 न्यूटन। तो इन तीनों बेसिक फोर्सेस के बारे में अभी आपने पढ़ा है। टेंशन के बारे में कुछ और बात एक और लिख दीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं टेंशन से, कि क्या बोला जाता है कि इफ द स्ट्रिंग इज सेम देन द टेंशन इज सेम एवरीवेयर, कि अगर स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन क्या होगा, सेम रहेगा एवरीवेयर। इफ द स्ट्रिंग चेंजेस देन द टेंशन इन स्ट्रिंग also changes, that is different, अगर अलग अलग स्ट्रिंग हो, डिफरेंट स्ट्रिंग में हैव डिफरेंट टेंशन। कहने का मतलब क्या है, देखिए, चलिए अब इस बार टेंशन निकालते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकता है कि पहला ब्लॉक देखिए, इससे क्या बोला जा रहा है
कि एक 2 kg का मास ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक है इससे क्या है, इससे एक और बंधा हुआ है और 3 kg का मास ऐसे कनेक्टेड है। अब हमसे कोई पूछे कि कैलकुलेट क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए क्या, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए देखो, अगर कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग या इन द स्ट्रिंग्स बोला जाना चाहिए यहां पे। देखिए पहला बात क्या है कि अगर स्ट्रिंग अलग अलग है, अगर स्ट्रिंग देखो एक नहीं है, पहले जैसा नहीं है कि एक है, तो यहां पे टेंशन भी अलग अलग होगा। अगर 2 स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन अपने अपने हिसाब से होगा कि इस वाले स्ट्रिंग में अलग टेंशन, ऊपर वाले स्ट्रिंग में अलग टेंशन। अब देखिए, अब हम एफबीडी बनाने आए तो सबसे पहले मैंने पकड़ा, मान लीजिए M1 इक्वल टू 3 kg को, तो इसको मैंने देखा, तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि भाई दुनिया में सबके ऊपर वेट काम करता है तो इसके ऊपर भी वेट काम करेगा, M1 इंटू जी 30 न्यूटन के बराबर ऐसे। अब देखो, अब जब मैं दूसरा फोर्स देखूंगा तो टेंशन में कंफ्यूज हो जाओगे, कब ऊपर कब पास, कुछ नहीं सोचना है। पहला बात शुरू से बोल रहे, जिस बॉडी को देख रहे हैं बस उसी के बारे में सोचिए। 3 kg पे खड़ा हो जाओ और छाता खोल दीजिए, देखो 3 kg से दूर की ओर, ये टेंशन 1 का डायरेक्शन हो गया। इस बार पहले एफबीडी ही बना देते हैं। चलिए अब उसके बाद दूसरे वाले के लिए जब मैं बना रहा हूं तो दूसरे वाले के लिए देखिए, ये जो M2 इक्वल टू किसके बराबर है, M2 इक्वल टू 2 kg के बराबर है। तो देखो या इधर भी है और इधर भी, तो पहला एक फोर्स, हाँ भाई वेट नीचे की ओर काम करता है, वेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे काम करेगा। अब देखिए टेंशन के बारे में क्या बोला गया, बॉडी के ऊपर बैठ जाओ, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में छाता खोल दीजिए, बॉडी के ऊपर बैठ के स्ट्रिंग के डायरेक्शन में छाता खोलोगे, देखो T2 ऊपर की ओर काम कर रहा है। बॉडी पे बैठ के स्ट्रिंग के लिए छाता खोलोगे, देखो T1 नीचे की ओर काम कर रहा है। बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, भाई इस बॉडी पे T1 ऊपर काम कर गया और इस पे T1 नीचे काम कर गया। तो परंपरा अगर याद रहेगा कि स्ट्रिंग का जो फोर्स है ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर की ओर, तो 2 kg पे T2 बॉडी से दूर ऐसे, T1 बॉडी से दूर ऐसे। 3 kg को देख रहा है तो बॉडी से दूर, T1 क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर। अब देखिए इक्विलिब्रियम के लिए एफनेट निकालना है, तो एफनेट में देखो किसका वैल्यू, तो T1 का वैल्यू W1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो एफनेट 0 होगा। ये 30 न्यूटन से नीचे ले जाना चाहता था तो टेंशन 30 न्यूटन ऊपर, देखो T1 30 न्यूटन का मिल गया। यहां पे देखिए, तो यहां पे भी हमको क्या चाहिए, यहां पे भी हमको एफनेट 0 के बराबर चाहिए। तो अगर यहां पे भी एफनेट 0 चाहिए तो सोच के ही लग रहा है कि ऊपर वाला कौन, ऊपर वाला जो T2 है अकेला काफी हो किसके लिए, जो W2 नीचे काम कर रहा है और T1 नीचे काम कर रहा है। W2 देखिए 2 kg का बॉडी है तो 20 न्यूटन, T1 आपने निकाल के रखा है 30 न्यूटन, देखो T2 आया कितना के बराबर, 50 न्यूटन। तो ये जो परंपरा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां कहीं कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन, यही नॉर्मल रिएक्शन N फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी ऐसे काम करेगा। यही नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी ऐसे काम करेगा। जहां कहीं भी टेंशन है इस बॉडी के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी T1 ऐसे काम कर रहा है, यही बॉडी के लिए स्ट्रिंग में यहां भी T1, ये बात बोला, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, यहां पे भी सेम स्ट्रिंग। मान लो किसी का मन हुआ छत का एफबीडी बनाए, कि छत ही तो सारा लोड को कैरी कर रहा है। देखिए छत के लिए क्या होना चाहिए, छत के लिए होना चाहिए कि छत से क्या काम करेगा,
ये T2 सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। देखिए छत के लिए क्या काम करेगा, छत के लिए अवे फ्रॉम द रूफ, अगर छत का एफबीडी बनाते हैं तो ऐसे काम करेगा। देख लो इक्वल एंड अपोजिट सब जगह आ रहा है। यही बात बोला गया कि एक्शन रिएक्शन यही होता है, यही है इंटरप्रिटेशन जो बदलते रहेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन टेंशन का कीजिए, फिर तीनों फोर्स कंबाइन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए और इसमें आंसर बता दीजिए बस। ये बॉडी है 3 kg का, ये बॉडी है 2 kg का और ये बॉडी है 1 kg का। कैलकुलेट द टेंशन इन द ईच ऑफ स्ट्रिंग्स। कि सभी स्ट्रिंग में क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करके बताना है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे अगर टेंशन निकालने का हम लोग शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले देखो नीचे से गिनती इसीलिए करते हैं, देखो किसको कम कब पकड़ना है, जिसके ऊपर मिनिमम फोर्स लगे या मिनिमम नंबर बोलना चाहिए, मिनिमम फोर्स के तुलना में जहां मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स हो, शुरुआत हमेशा वहां से करो। क्यों, देखो यहां पे देखो वेट और एक ही टेंशन, एक ही स्ट्रिंग तो है। मान लो इस स्ट्रिंग में मानते हैं भाई टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में हर जगह T1 ही होगा। इसमें मानते हैं T2 हो, इसमें मानते हैं T3 है। तो देखो यहां पे वेट और T1 एक ही है, यहाँ T1 T2 और वेट भी है, यहाँ T3 T2 वेट भी है। तो शुरुआत किससे करते हैं, सबसे पहले मान लो आपने M1 इक्वल टू 1 kg से शुरुआत किया। तो देखिए टेंशन को यहां डायरेक्शन नहीं देना है, यहां आके देना है। बॉडी पे बैठ जाओ, स्ट्रिंग की ओर छाता खोल दीजिए या ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। देखिए T1 ऊपर की ओर, वेट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, धरती सबको नीचे ही खींचती है। T1 इक्वल टू देखिए किसके बराबर आया, तो M1 इंटू जी के बराबर आया। M1 1 के बराबर है, G 10 के बराबर है। T1 इक्वल टू क्या हुआ 10 न्यूटन, इसके बराबर ऐसा आ गया। चलिए अब किसका बनाना है, तो अब पकड़ के बना दीजिए 2 kg के लिए। तो 2 kg के लिए अगर पकड़ के बनाते हो तो यहां पे देखो सबसे पहले 2 kg, एक बात तय है कि भाई इसके पास एक वेट होगा M2 इंटू जी। 2 kg जिसका मास है उसका वेट होता है 2 इंटू 10 20 न्यूटन, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो 2 kg पे खड़ा होके छाता खोलिए, ये T1 वाला स्ट्रिंग है, अवे फ्रॉम द बॉडी, स्ट्रिंग की ओर छाता खोलेंगे T1 ऐसा होगा। 2 kg पे खड़ा होके छाता खोलिए, अवे फ्रॉम द बॉडी, T2 के लिए देखिए ऐसा हो गया। यही से आपको पता चल रहा है कि अगर Fnet को 0 होना है तो नीचे की ओर काम करने वाला W2 और T1 को कौन बैलेंस करे, T2 इक्वल टू W2 प्लस T1। W2 किसके बराबर है 20 के बराबर, T1 किसके बराबर है 10 के बराबर। देखिए 30 न्यूटन ऐसा आ गया। सबसे लास्ट किसका बारी है 3 kg का। तो 3 kg के लिए अगर बनाना शुरू करेंगे तो M3 इक्वल टू 3 kg। यहां पे देखो सबसे पहले कौन W3, W3 में कोई डाउट ही नहीं है, वेट हमेशा नीचे की ओर। M3 इंटू जी 3 kg मास है, 10 से मल्टीप्लाई करके वेट 30 न्यूटन का होगा। अब अगला बात देखिए, तो 3 kg पे खड़ा होके इधर की ओर छाता खोलेंगे, देखिए नीचे की ओर, जैसे याद रखना है वैसे याद रखिए, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, T2 नीचे की ओर। 3 kg पे फिर स्ट्रिंग की ओर छाता खोले, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी टुवार्ड्स द स्ट्रिंग, T3 ऊपर की ओर। एक बार और, अगर Fnet को 0 होना है तो एक ही कंडीशन है कि ऊपर की ओर लगने वाला T3 अकेला बैलेंस कर ले किसको, T2 प्लस W3 इसको, कि नीचे की ओर काम करने वाला दोनों को वो अकेला देख ले। तो यहां से देखिए T2 किसके बराबर है, तो T2 आपने निकाल के रखा है 30 के बराबर है, तो 30 प्लस W3 एक बार और 30 के बराबर है। देखिए यहाँ पे 60 न्यूटन, ये ऐसे आ गया। तो पहला जो बेसिक तीनों फोर्स है उसके लिए परंपरा याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी काम करता है। दूसरा क्या, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी
टुवार्ड्स द स्ट्रिंग काम करता है। वेट में तो कुछ याद ही नहीं रखना है, वेट हमेशा नीचे की ओर काम करता है। इन सभी को आधार मान के चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ स्फीयर ऑफ मास 100 kg is hanging in air through a string supported by a wall as shown in the figure, then calculate tension in the string and normal reaction from wall। चलिए यहां पे बोला जा रहा है क्या कि ये जो थीटा है वो 30 डिग्री है। अब सब कुछ निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये स्फीयर ऐसे किसी को हवा में रखा जा सकता है। हाँ रखा जा सकता है कि सेंटर पे किसी का एक कील ठोक दे फिर उसको हवा में बांध के टांग दे, तो ऐसे स्फीयर को हवा में रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही रहेगा भी हवा में। अब देखो अब अगर किसी को हवा में रखना है, रोक के रखना है, तो हम लोग तीन बात बोलते हैं। लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होने का दो क्राइटेरिया है कि लगने वाला फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में है उसका भी नेट वैल्यू 0 होना चाहिए। देखो जब भी एनालिसिस होता है 2D में ही आप देख चुके हैं कि एक्स का अलग एनालिसिस होगा और वाई का अलग एनालिसिस होगा, तो लगने वाला नेट फोर्स एक्स में भी 0 होना चाहिए और लगने वाला नेट फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए। चलिए अब बनाना अगर हम लोग शुरू करते हैं तो ये स्फीयर है। एक फोर्स जो मुझे हमेशा से पता है कि वो काम करेगा इसका वेट, तो देखो वेट ऐसे काम करेगा नीचे की। दूसरा फोर्स, तो अगर इस स्फीयर का एफबीडी बनाओगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो कांटेक्ट है, फ्रॉम द कांटेक्ट सरफेस इनटू द बॉडी। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन ये ऐसे काम करेगा, तो वो हो गया दूसरा फोर्स। तीसरा फोर्स कौन है, तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो फ्रॉम द स्ट्रिंग इनटू द बॉडी। ये यहां से क्या हो गया कि स्ट्रिंग के लिए क्या बोला जाता है, बॉडी पे बैठ जाओ, स्ट्रिंग की ओर छाता खोलो, या टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ऐसे फोर्स आए। यहां पे समझ नहीं आ रहा तो अपना परंपरा क्या है, अपना परंपरा है सबको सेंटर पे लाइए। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो गया, ये इधर की ओर था, तो वेट को देखो तो ये ऐसा हो गया, और इधर देखोगे तो टेंशन देखो ये ऐसा हो गया। अब देखिए अगर एंगल्स की बात करोगे तो चाहे जहां से समझिए कि यहां पे देखिए ये स्ट्रिंग ऐसे काम कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग अगर ऐसे काम कर रहा है तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 है, तो ये एंगल थीटा होना चाहिए। तो यहां से सोचिए, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे क्या, अल्टरनेट एंगल जो पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, जहां से भी समझ में आए ये थीटा ऐसा हो गया टी। अब देखिए
बहुत पहले बोला गया था कि वेक्टर्स को आप तोड़ सकते हैं, तो जिधर की ओर थीटा होता है उधर की ओर जाता है कॉस थीटा। तो यहां पे देखिए इधर की ओर कौन गया, तो इधर की ओर गया टी कॉस थीटा। जिधर की ओर थीटा होता है उधर जाता है कॉस, और थीटा का उल्टा डायरेक्शन में कौन जाता है, तो थीटा के उल्टा डायरेक्शन में जाता है टी साइन थीटा। वेट का वैल्यू अगर मास 100 केजी है तो वेट इक्वल टू m इंटू जी होता है। तो 100 इंटू किसका वैल्यू, 10 का वैल्यू 1000 न्यूटन इसका वेट है। अब देखो जो कंडीशन बोला गया है कि अगर y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होना है, कि y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना है, तो y में कौन कौन काम कर रहा है, t तो खत्म हो गया, इसको तो तोड़ दिया गया है कि t का y में इतना वैल्यू, x में इतना वैल्यू। तो y में देखो क्या कंडीशन आ रहा है कि y में जो t cos थीटा आ रहा है उसको कौन बैलेंस करे, उसको बैलेंस करे अपना वेट। तो t cos थीटा इक्वल टू w के बराबर आया t इंटू cos थीटा। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। इसका वैल्यू देखिए 1000 के बराबर। टेंशन इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई √3। देखो पहला जो डिमांड किया था टेंशन निकाल के बताइए, टेंशन निकाल के आपने बता दिया कि पहला डिमांड कि y डायरेक्शन में जैसे बोला गया कि एफ नेट में जो आपका दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये दोनों मिलके ही तो बनते हैं एफ नेट 0, कि ना x में बचे ना y में बचे तो नेट क्या बचेगा, या नेट नहीं बचा मतलब x में भी नहीं था y में भी नहीं था, y डायरेक्शन का काम हो गया। अगर उसी तरीके से जो हम लोगों का नेट फोर्स x में 0 होना है, तो x में 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन जितना ताकत से खींच रहा है उतना ताकत से कौन खींचे, उतना ताकत से टी साइन थीटा खींचे। तो टी का वैल्यू तो पता ही है, 2000 डिवाइडेड बाई किसके बराबर है, √3 के बराबर। साइन थीटा, तो थीटा 30 डिग्री है, साइन थीटा होना चाहिए 1/2 के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन देखिए 1000 डिवाइडेड बाई √3 इसके बराबर आया। तो यहां पे एफबीडी में सिंपल बातें इनको याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन जिस बॉडी का स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम द कॉन्टेक्ट इनटू द बॉडी, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। जो बोले बॉडी पे बैठ के छाता खोलिए, स्ट्रिंग की ओर टेंशन अपना डायरेक्शन ले लेगा। फिर अगला बात क्या था कि अगर इक्विलिब्रियम होना है, नेट फोर्स को 0 होना है, तो y डायरेक्शन के फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसल कर दे, जैसे पहले भी आप यही कर रहे थे। देखो अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में यहां x लिख के नहीं बोले हैं, x में कोई फोर्स ही नहीं है, सारे के सारे फोर्स y में ही थे। बाकी अब की बार देखो x में भी काम कर रहा है कुछ फोर्स, कुछ y में भी काम कर रहा है। अगर दोनों डायरेक्शन में करे तो x वाले का नेट जोड़ के 0, y वाले का भी नेट जोड़ के 0, तभी जाके ओवरऑल नेट जुड़ के क्या होगा, 0 होगा। तो जो नीट जैसे एग्जाम में जो प्रॉब्लम आते हैं बेस्ड ऑन दीज फोर्सेज एंड एफबीडी, इसको कल कंटिन्यू रखा जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही पे हम लोग छोड़ते हैं।